नमस्कार साथियों, वेलकम टू साइकोलॉजी कैंपस में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं साथियों आप सभी यहां अच्छे से तैयारी में लगे हुए हैं और जो हमारा एग्ज़ाम है 27 फरवरी को उसकी आप अच्छे से और बेहतर तरीके से तैयारी कर रहे हैं। तो साथियों आपकी इस तैयारी के अंदर हम आपकी जो रेगुलर क्लासेस यानी कि मनोविज्ञान को लेकर आपके सामने रोजाना आ रहे हैं और आप सभी इन क्लासेस को अच्छे से देख रहे हैं। तो साथियों आप सभी से उम्मीद करता हूं कि अपना जो साइकोलॉजी कैंपस का चैनल है इसको आप सभी लोग अपने साथियों को शेयर करेंगे और सब्सक्राइब भी करवाएंगे और चैनल को मतलब आप आज की क्लास को सभी लोग शेयर भी करेंगे। साथियों आज की क्लास हमारी रहने वाली है हमारा साइकोलॉजी का, चाहे मैं लेवल फर्स्ट के हूँ चाहे लेवल द्वितीय का हूँ, इसके अंदर पूछा जाने वाला यानी कि दोनों के अंदर ही अधिगम का जो टॉपिक है यानी कि साइकोलॉजी का जो सिलेबस है बिल्कुल सेम है, कोई भी अंतर इसके अंदर नहीं है। तो साथियों आज हम बात करेंगे अधिगम की, यानी कि अधिगम क्या होता है। अधिगम साथियों मैं बताऊं आपको, अधिगम का मतलब है अधिगम का मतलब है सीखना। क्या है? सीखना यानी कि सीखना कैसा? व्यवहार में परिवर्तन, हमारे व्यवहार में परिवर्तन, बदलाव जो देखने को मिलता है वही सीखना होता है। आप जिस एनवायरनमेंट में रहेंगे, जिस वातावरण में आप रहेंगे तो कुछ ना कुछ चीजें सीखेंगे। अगर आप सकारात्मक वातावरण में रहते हैं तो आप अच्छी चीजें सीखते हैं और अच्छा व्यक्ति बनते हैं। अगर आप नकारात्मक वातावरण में रहते हैं तो साथियों मानेगा आप गलत दिशा में आपका वातावरण होगा और आपकी दिशा होगी, तो आप सही मानव नहीं बन पाएंगे, सही दिशा में नहीं चल पाएंगे। तो ये जो हमारा अधिगम होता है साथियों, यह एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है? यूनिवर्सल प्रोसेस है साथियों। अधिगम सार्वभौमिक, साथियों यह एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है और मैं कहूं यह एक निरंतर प्रक्रिया भी मैं इसे कह सकता हूं, क्योंकि हम हमेशा कहीं भी कुछ ना कुछ जरूर सीखते रहते हैं। ठीक है साथियों, सीखते हैं नहीं सीखते, सब लोग सीखते हैं। अब आप देखिए जो हमारा अधिगम होता है, अधिगम किसके माध्यम से होता है? हम अधिगम करते हैं या फिर सीखते हैं तो अभ्यास या प्रशिक्षण या मैं कहूं अनुभव, इन तीनों के माध्यम से हम क्या करते हैं साथियों? हम चीज़ों को सीखते हैं। हम अभ्यास के माध्यम से भी चीज़ों को सीखते हैं। अगर हमें सिलेबस के अंदर या पढ़ने में कोई कठिनाई अगर आती है तो हम उसका बार बार रिवीजन करते हैं, बार बार अभ्यास करते हैं, तो हम क्या कर लेते हैं? उसको सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, याद कर लेते हैं। और हम अनुभव के माध्यम से भी क्या करते हैं? चीज़ों को सीखते हैं, समझते हैं। और साथियों अगर हमें अच्छा प्रशिक्षण मिल जाए, अगर हमने यहाँ पर अगर हम टीचर की तैयारी कर रहे हैं तो हमने बीएड के कोर्स में, डीएलएड के कोर्स में, बीएसटीसी के कोर्स में अगर अच्छे से ट्रेनिंग हमने की है तो हमें आगे स्कूल में पढ़ाने में दिक्कत नहीं आने वाली है। ये सारी चीज़ें किसमें आती है? यह आती है हमारे अधिगम के अंदर। यानी कि चाहे प्रशिक्षण के माध्यम से हो, अनुभव के माध्यम से हो, अभ्यास के माध्यम से हो, ये एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है साथियों, बिल्कुल सार्वभौमिक प्रक्रिया है। और इसके माध्यम से क्या होता है? हमारा जो व्यवहार होता है इसमें परिवर्तन हमें देखने को मिलता है, तभी क्या माना जाएगा? अधिगम माना जाएगा। इतना सभी को क्लियर हो गया है? सभी को क्लियर हो गया तो मैं आगे बढ़ूं, आगे की बातें करें। बिल्कुल साथियों आगे बढ़ते हैं। आगे है कि 2-4 परिभाषाएं हैं साथियों, बार बार एग्जाम में हमसे पूछ ली जाती है, तो हमने आपके सामने इनको लेकर आए हैं। अब आप इनको अच्छे से देखिए। एक महान मनोवैज्ञानिक है क्रो एंड क्रो की जो भूमिका है साथियों मनोविज्ञान के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्रो एंड क्रो अधिगम को लेकर क्या कहते हैं? अधिगम को लेकर कहते हैं कि सीखना आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है। अर्जन का मतलब ग्रहण करना है। चाहे हम आदतों के माध्यम से, ज्ञान या अभिवृत्तियों के माध्यम से चीजों को सीखते हैं, वही ग्रहण करते हैं, वह क्या है? वह अधिगम है। कौन कहता है? क्रो एंड क्रो कहता है। साथियों
कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों के अनुसार सीखना किसके द्वारा बताया गया है। आप डायरेक्ट आंसर बताएंगे क्रोन्ड क्रो के द्वारा। क्लियर, आगे बढ़ें। गेट्स और अन्य ये क्या कहते हैं अधिगम की परिभाषा को लेकर? ये कहते हैं अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में क्या परिवर्तन, यानी कि चाहे अनुभवों के माध्यम से हो, चाहे प्रशिक्षण के माध्यम से हो, ट्रेनिंग के माध्यम से क्या होना चाहिए, हमारा जो बिहेवियर है, व्यवहार है, इसके अंदर बदलाव होना चाहिए। ये कौन कहते हैं? ये गेट्स व अन्य कहते हैं। गेट्स क्या कहते हैं याद कर लीजिए क्लास के अंदर साथ ही साथ आप कि अनुभव और प्रशिक्षण के माध्यम से व्यवहार में बदलाव, ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई? ये दी गई है गेट्स व अन्य के द्वारा। और हमने जो अभी पहले परिभाषा पढ़ी, आदतों, ज्ञान व अभिवृत्तियों के द्वारा व्यवहार के अंदर बदलाव या सीखना किसके द्वारा बताया गया? क्रोन्ड क्रो के द्वारा बताया गया। साथियों आपको याद हो गया होगा यहीं कहीं। अगला है वुडवर्थ के अनुसार। वुडवर्थ क्या कहते हैं अधिगम को लेकर? नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करना ही क्या है? अधिगम है। यानी कि नई नई चीजों को सीखना, उनको प्राप्त करना, ग्रहण करना, तर्क वितर्क करना ही अधिगम है। ये कौन कहते हैं? वुडवर्थ कहते हैं। तो इतना याद रख लीजिए कि नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं के माध्यम से चीजों को ग्रहण करना, सीखना ही क्या है? अधिगम है। किसके अनुसार? वुडवर्थ के अनुसार। क्लियर है साथियों? अगला है स्किनर के अनुसार। कई बार पूछा गया है ये भी साथियों। स्किनर के अनुसार अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया है, यानी कि व्यवहार में उत्तरोत्तर धीरे धीरे अनुकूलन की क्या है? एक प्रक्रिया है। ये कौन कहते हैं? ये कहते हैं स्किनर। तो ये चार परिभाषा आपके सामने हम लेकर आए हैं, चार परिभाषा हमने आपको बताई है, इनको आप अच्छे से याद करोगे। मेरे हिसाब से क्लास में ही याद हो गई है। एक बार फटाफट रिवीजन कर लेते हैं सभी का। क्रोन्ड क्रो के अनुसार अधिगम क्या है? सीखना, आदतों, ज्ञान व अभिवृत्तियों का क्या है? अर्जन है। क्लियर। अगली है गेट्स और अन्य क्या कहते हैं कि अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है? अधिगम है। क्लियर। अगला है वुडवर्थ के अनुसार क्या है? नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करना ही क्या है? अधिगम है। क्लियर है। बस दो ही शब्द याद रख लो वुडवर्थ का, नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाएं किसके अनुसार? वुडवर्थ के अनुसार। अनुभव और प्रशिक्षण किसके अनुसार? गेट्स के अनुसार। सीखना, आदतों, ज्ञान, अभिवृत्ति किसके अनुसार? क्रोन्ड क्रो के अनुसार। और स्किनर के अनुसार क्या है? अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया। व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया किसके अनुसार? स्किनर महोदय के अनुसार। क्लियर हो गई? सभी को क्लियर हो गया होगा? आगे बढ़े। मेरे को लगता है सभी को क्लियर हो गया होगा और क्लास के अंदर याद भी हो गई होगी सारी परिभाषाएं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के प्रश्नों को। आप सभी ने अधिगम के अंदर कितनी अच्छी तैयारी की है, उसका निचोड़ हम यहां देखते हैं और आप सभी यहां पर सभी मिलकर उत्तर देंगे। देखिए साथियों, सही विकल्प चुनना है कि अधिगम क्या है। अधिगम क्या है? थर्ड ग्रेड एग्जाम के अंदर 2023 वाला जो लेवल फर्स्ट के अंदर ही पूछा गया प्रश्न है कि अधिगम क्या है, लर्निंग क्या है। यह एक सक्रिय प्रक्रिया है, ये एक सक्रिय या फिर एक निष्क्रिय प्रक्रिया है, या एक निष्क्रिय प्रक्रिया है, या शांत रहना है। साथियों अधिगम का मतलब हमने बताया कि अधिगम क्या है? अधिगम है सीखना। क्या है अधिगम? अधिगम एक सीखना है। सीखना ही मतलब अधिगम है। हर चीज सीखना, चाहे अनुभव के माध्यम से, चाहे प्रशिक्षण के माध्यम से, चाहे अभ्यास के माध्यम से। तो यहाँ पूछा गया है कि अधिगम क्या है। अधिगम सक्रिय प्रक्रिया है या फिर सक्रिय के साथ निष्क्रिय भी है। साथियों निष्क्रिय प्रक्रिया कतई नहीं है, निष्क्रिय प्रक्रिया कतई नहीं है, शांत रहना भी नहीं है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? सक्रिय प्रक्रिया है, यानी कि एक्टिव प्रोसेस है। क्या है? अधिगम है। जो जितना एक्टिव रहेगा वह जितना ज्यादा ही सीखेगा। किसमें? अधिगम में। अगला प्रश्न है साथियों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? देखिए, अधिगम आधारित होता है। अधिगम किस पर आधारित होता है? क्या अभ्यास पर आधारित होता है? क्या अनुभव पर आधारित होता है? क्या प्रशिक्षण पर आधारित होता है? या फिर उपयुक्त सभी पर आधारित होता है? चलो आप मुझे ये बता दीजिए। इन सबको मिलाकर एक परिभाषा भी दी हुई है किसी न किसी मनोवैज्ञानिक के द्वारा कि अधिगम
आधारित होता है? अभ्यास पर, अनुभव पर, प्रशिक्षण पर। बताइए साथियों, इसमें ऑप्शन कौन सा होगा, पहले ये बता दीजिए। इसमें होंगे सभी, यानी कि जो अधिगम होता है वह अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव के द्वारा होता है। ये किसके द्वारा दी गई है? ये परिभाषा दी गई है, ये परिभाषा जो दी गई है साथियों, किसके द्वारा दी गई है कि अधिगम, अभ्यास और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। क्या है? अधिगम है। किसके द्वारा? गेट्स व अन्य के द्वारा ही यह परिभाषा भी दी गई है। आप सभी को क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ें, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। देखिए साथियों, अगला प्रश्न, अधिगम प्रक्रिया से तात्पर्य बालक में उपयुक्त व्यवहारिक क्रियाओं, कौन सी क्रियाओं? व्यवहारिक क्रियाओं के द्वारा व्यवहार परिवर्तन लाना है। यह परिभाषा किसने दी? यानी कि बालक में उपयुक्त व्यवहारिक क्रियाओं के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना है। यह परिभाषा किस वैज्ञानिक के द्वारा दी गई है? ये गिलफोर्ड के द्वारा दी गई है, एडवर्ड टॉलमैन के द्वारा दी गई है, किंगले के द्वारा दी गई है, इनमें से कोई नहीं। कौन सा आंसर होगा इसमें? इसमें आंसर होगा सभी साथियों का फर्स्ट नंबर, यानी गिलफोर्ड के द्वारा कहा गया है कि बालक में उपयुक्त व्यवहारिक क्रियाओं के द्वारा ही व्यवहार में परिवर्तन। क्या कह रहा है? व्यवहारिक क्रियाओं के द्वारा ही क्या परिवर्तन? व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम है। कौन कह रहे हैं? गिलफोर्ड कह रहे हैं। गिलफोर्ड के द्वारा परिभाषा दी गई है। अगला प्रश्न है सभी का, अगला प्रश्न है प्रशिक्षण और अनुभव के द्वारा। किसके द्वारा? प्रशिक्षण और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना या फिर अधिगम कहते हैं। जी हाँ साथियों, लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग। उक्त कथन किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है? बताइए साथियों, ये परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दी गई है? क्या वुडवर्थ के द्वारा दी गई है? क्या स्किनर के द्वारा दी गई है? क्या गेट्स के द्वारा दी गई है? या फिर थॉर्नडाइक के द्वारा दी गई है? जी हाँ, हमने अच्छे से अभी पढ़ा है कि प्रशिक्षण और अनुभव के द्वारा व्यवहार में जो परिवर्तन हमें देखने को मिलता है वह गेट्स मोधे के द्वारा दी गई है। थर्ड ऑप्शन सभी का राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है साथियों, अधिगम आदतें, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों को अर्जित करता है। क्या करता है? अधिगम आदतों को, ज्ञान को एवं अभिवृत्तियों को अर्जित करता है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? किसने परिभाषित किया है? कितने एग्जाम में पूछा गया है? दुनिया भर की एग्जाम में पूछा गया है। सेकंड ग्रेड में 2014 में, फर्स्ट ग्रेड में पूछ लिया 2012 में, थर्ड ग्रेड में 2013 में, और थर्ड ग्रेड के अंदर 2023 में। साथियों, कितनी बार पूछा गया प्रश्न है ये कि अधिगम यानी कि सीखना आदतें, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों को अर्जित करना है। किसके द्वारा? स्किनर के द्वारा, क्रो के द्वारा, गुथरी के द्वारा, या फिर मर्फी के द्वारा? किसके द्वारा? बताइए साथियों, इसमें सीधा आंसर आप सभी का आ रहा है, क्रो के द्वारा ही अधिगम आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों को अर्जित करता है। क्लियर? सभी का क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की एक प्रक्रिया है। यह कथन किस शिक्षाविद के द्वारा दिया गया है? बताइए साथियों, शानदार परिभाषा हमारे सामने आ रही है कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की एक प्रक्रिया है। ये किसके द्वारा दी गई है? स्किनर के द्वारा, क्रो के द्वारा, वुडवर्थ के द्वारा, या फिर गेट्स व अन्य के द्वारा? बताइए साथियों, इसमें आपका कौन सा आंसर होने वाला है? कौन सा आंसर होने वाला है? बताइए। आपने अच्छे से पढ़ लिया है कि अधिगम की परिभाषा जब हमने पढ़ी, हमने देखा कि व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की जो प्रक्रिया है वो किसके द्वारा दी गई है? सभी का आंसर हो रहा है इसमें स्किनर के द्वारा ही यह परिभाषा दी गई है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार अधिगम के अंतर्गत वातावरणीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवहार में आए समस्त परिमार्जन समाहित होते हैं? किसके अनुसार अधिगम के अंतर्गत वातावरणीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवहार में आए समस्त परिमार्जन समाहित होते हैं? गार्डनर मर्फी के अनुसार, क्रो के अनुसार, स्किनर के अनुसार, या फिर हेनरी पी स्मिथ के अनुसार? बताइए साथियों, यह भी हमारा 2023 की जो परीक्षा थी थर्ड ग्रेड की, इसके अंदर पूछा गया है। आप सभी का आंसर क्या होने वाला है? इसमें आप सभी का आंसर हो रहा है गार्डनर मर्फी के अनुसार।
गार्डनर मर्फी के अनुसार क्या है कि अधिगम के अंतर्गत वातावरणीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवहार में आए समस्त परिमार्जन ही समाहित होते हैं। क्लियर हो गया है सभी का? आगे बढ़े। अगला प्रश्न आप सभी का देखिएगा, प्रश्न क्या कह रहा है साथियों? अधिगम में वृद्धि की जाती है, अधिगम में वृद्धि की जा सकती है, यानी कि सीखने के अंदर जो वृद्धि की जा सकती है, क्या प्रोत्साहन देकर की जा सकती है, क्या विदेशों में भेजकर की जा सकती है? सीखने में वृद्धि क्या विदेशों में जाकर होगी, या विटामिन देकर होगी, या इनमें से कोई नहीं? इनमें से सीखने के अंदर जो ग्रोथ होगा वह किस माध्यम से होगा? विटामिन देने से होगा, विदेशों में भेजने से होगा, इनमें से कोई नहीं होगा, या फिर प्रोत्साहन देने से होगा? जी हाँ साथियों, सभी का आंसर इसमें एक हो जाएगा। प्रोत्साहन देने से ही क्या होगा? सीखने में क्या होगी? वृद्धि होगी। मोटिवेशन से होगा, अभिप्रेरणा से होगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आप सभी का, निम्न में से कौन सी विशेषता परिपक्वता को, किसको? परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है, यानी कि कौन सी विशेषता, इनमें से 4 विशेषताएं हमारे सामने हैं जो कि परिपक्वता को सीखने से क्या कर रही है? अलग कर रही है। देखते हैं। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, यह अभ्यास पर निर्भर करती है, यह प्रेरकों पर निर्भर करती है, यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। परिपक्वता के बारे में हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सी है जो परिपक्वता को क्या करती है? अलग करती है। साथियों, इसमें हमारा हो जाएगा फर्स्ट नंबर का ऑप्शन कि यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। कौन सी? परिपक्वता। परिपक्वता साथियों में बात करूं आपके सामने कि परिपक्वता हमारे शारीरिक पक्ष के अंदर देखी जाती है। यह एक किशोरावस्था तक जब बालक बालिकाएं होते हैं तो उसके अंदर परिपक्वता होती है। जैसे ही परिपक्व हो जाएगा बालक बालिका, उसकी ग्रोथ होना बंद हो जाएगी, उसकी हाइट वेट रुक जाता है। तो साथियों, जबकि विकास की बात की जाए तो विकास तो जीवन पर्यंत चलने वाला एक प्रोसेस माना जाता है। सभी का फर्स्ट ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, निम्न में से कौन से सीखने के सही स्तर हैं, यानी कि सीखने का सही स्तर कौन सा है? देखिए बताइए साथियों, यह भी रिट के अंदर पूछा गया, 2016 वाले पेपर के अंदर पूछा गया प्रश्न है कि कौन सा सीखने का सही स्तर है। 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं, देखते हैं 4 ऑप्शनों में से कौन सा है। तथ्य, ज्ञान प्राप्त करना, सूचना, बोध और प्रज्ञान। साथियों, सबसे पहले हम तथ्य, सूचना, बोध, ज्ञान प्राप्त करना और प्रज्ञान। तथ्य, सूचना, ज्ञान प्राप्त करना, बोध और प्रज्ञान। तथ्य, बोध सबसे लास्ट में होगा। इसमें सबसे पहले हम क्या प्राप्त करेंगे? तथ्य प्राप्त करेंगे, यानी कि तत्वों को हम प्राप्त करेंगे। उसके बाद सूचनाओं को हम ग्रहण करेंगे। सूचना को ग्रहण करने के बाद हम क्या करेंगे? ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे। ज्ञान को प्राप्त करने के बाद हम क्या करेंगे? बोध, यानी कि चिंतन विचार किया जाएगा और लास्ट के अंदर प्रज्ञान होगा। तो कौन सा ऑप्शन इसमें हो जाएगा साथियों? थर्ड ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। यह एक सीक्वेंस है, सीक्वेंस के अकॉर्डिंग इसको जमाना है। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न क्या कह रहा है साथियों? अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक। कौन सा कारक पूछा है हमसे पूछा है पर्सनल फैक्टर। पर्सनल फैक्टर यानी कि व्यक्तिगत कारक कौन सा है? संचार के साधन, अध्यापक, या फिर समवयस्क समूह, या फिर परिपक्वता एवं आयु। इसमें से आप मुझे 4 ऑप्शनों में से ये बता दीजिए कि 4 ऑप्शनों में से पर्सनल फैक्टर या व्यक्तिगत कारक कौन सा है। जी हाँ साथियों, संचार के साधन तो हो ही नहीं सकते, यह नहीं हो रहा है। अध्यापक क्या व्यक्तिगत कारक है? जी नहीं। समवयस्क समूह, ग्रुप नहीं। इसमें आपका आयु और परिपक्वता ही क्या है कि सबकी आयु और सबकी हर बालक बालिका या हर इंसान की आयु यहाँ पर अलग अलग होगी, परिपक्वता सबकी अलग अलग देखने को मिलेगी। तो यही आपका व्यक्तिगत कारक का आंसर माना जाएगा। कौन सा? 4th नंबर का। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है साथियों कि निम्न में से कौन सा कक्षा में सीखने को प्रभावित करने वाला मनोवैज्ञानिक कारक है, यानी कि कक्षा में सीखने वाला, कक्षा में अधिगम करने वाला, प्रभावित करने वाला कारक, मनोवैज्ञानिक कारक पूछा है। तो देखते हैं कौन सा है। क्या स्वास्थ्य है, उम्र, जेंडर है? जी नहीं। परिपक्वता का स्तर है? देखते हैं। अभिप्रेरणात्मक एवं संवेगात्मक अवस्था है, या फिर विषय वस्तु की अर्थपूर्णता है? हमें पूछा गया प्रश्न है रिट के अंदर ही 2022 वाली एग्जाम में कि कक्षा में सीखने को प्रभावित करने वाला मनोवैज्ञानिक कारक पूछा है। कौन सा कारक पूछा है? मनोवैज्ञानिक कारक पूछा है। तो इसमें सीधा आंसर आपके सामने है कि अभिप्रेरणात्मक एवं संवेगात्मक अवस्था। कौन सी? अभिप्रेरणात्मक एवं संवेगात्मक अवस्था ही आपका मनोवैज्ञानिक कारक है, किसमें? सीखने को प्रभावित करने वाले कारकों में। थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा सभी का।
अगला प्रश्न है हमारा, देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम में, कौन सा कारक अधिगम यानी कि सीखने में बाधक होता है। आप अधिगम को सीखना भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अधिगम में बाधक होता है, अभिप्रेरणा बाधक होगा? जी नहीं, अभिप्रेरणा तो नहीं होगा। रुचि, हर बच्चे की रुचि अलग होगी, रुचि के अनुसार ही काम करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, ये भी बिल्कुल राइट है। अधिगम निस्सहायता, बुद्धि, बुद्धि भी नहीं होगा, इसमें होगा अधिगम निस्सहायता। शब्द यहाँ पर नेगेटिव वर्ड है तो आंसर भी आपका नेगेटिव पूछा तो यही आंसर हो जाएगा। बाधक पूछा है तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इसमें अधिगम निस्सहायता हमारा रुकावट बनेगी, बाधा पैदा करेगी, लेकिन बुद्धि, रुचि और अभिप्रेरणा सीखने के महत्वपूर्ण कारक हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए साथियों अगला प्रश्न क्या कह रहा है, स्कूल की संगठनात्मक स्थापना छात्रों के अधिगम को प्रभावित करती है। यानी कि स्कूल की संगठनात्मक जो व्यवस्था है वह छात्रों की सीखने को क्या कर रही है, प्रभावित कर रही है। यह पहलू उस श्रेणी से संबंधित है, देखते किस श्रेणी से संबंधित है, क्रियात्मक कारक से संबंधित है, सामाजिक कारक से संबंधित है, या फिर मनोवैज्ञानिक कारक से संबंधित है, या फिर कोई अन्य ही कारक से संबंधित है। किसके अंदर? स्कूल की संगठनात्मक स्थापना छात्रों के सीखने को प्रभावित करता है। साथियों स्कूल की संगठनात्मक स्थापना छात्रों को सीखने में प्रभावित करने वाला कारक पूछा है तो इसमें आपका एक ही कारक होगा, वह होगा सामाजिक कारक। सामाजिक कारक के माध्यम से यानी कि वातावरण के माध्यम से ही छात्रों के जो अलग अलग समूह से, अलग अलग वंचित वर्गों से विद्यालय के अंदर बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं, अलग अलग वेशभूषा, अलग अलग भाषा संस्कृति के माध्यम से क्लास के अंदर बैठते हैं, उसी वातावरण में रहते हैं, तो एक सोशल फैक्टर के माध्यम से बच्चे क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सीख रहे हैं। तो सबसे मेन फैक्टर ये माना गया है इसमें। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम से प्रत्यक्षतः प्रभावित होता है, यानी कि डायरेक्ट प्रभावित होता है, किससे? सीखने से, अधिगम से। प्रतिवृत्ति क्रिया, वृद्धि, या फिर विकास, या प्राथमिक अभिप्रेरणा। प्रश्न दोबारा पढ़ लेते हैं। निम्न में से कौन सा अधिगम यानी कि सीखने से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है? प्रत्यक्ष रूप से कौन सा प्रभावित होगा बताइए साथियों। इसमें आप सभी का आंसर क्या होने वाला है? आप सभी का आंसर होने वाला है 4, यानी कि प्राथमिक अभिप्रेरणा। साथियों अभिप्रेरणा, मोटिवेशन एक ऐसा मेन फैक्टर है जो सीखने को डायरेक्ट प्रभावित करता है। अगर कोई बच्चा अगर अभिप्रेरणा नहीं है, उसके अंदर आंतरिक रूप से वो मजबूत नहीं है, आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं है, तो वह सीख नहीं सकता साथियों। तो प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट प्रभावित करने वाला कारक कौन सा हो जाएगा? अब प्राथमिक अभिप्रेरणा। क्लियर सभी का? अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है साथियों, अधिगम के क्रम में कौन सी क्रिया बालक सबसे पहले करेगा, यानी कि सबसे पहले कौन सी क्रिया बालक यहाँ करने वाला है? ये भी रिट के अंदर पूछा गया है 11 में। देखिएगा साथियों, कौन सी क्रिया बालक सबसे पहले करेगा? किसमें? सीखने के क्रम में। मूल्यांकन करेगा, व्यवस्थापन करेगा, संशोधन करेगा, या फिर आत्मसात करेगा? बताइए साथियों, सीखने के क्रम में कौन सी क्रिया बालक सबसे पहले करने वाला है? इसके अंदर इसमें बालक सबसे पहले कौन सा ऑप्शन आप सभी ने चुना है? जी हाँ साथियों, सभी का ऑप्शन हो जाएगा 4, यानी कि आत्मसात। चीजों को बालक सबसे पहले ग्रहण करेगा, सीखेगा, देखेगा, आत्मसात तो करेगा, उसके बाद ही तो कोई दूसरी एक्टिविटी करेगा। फिर तो पहला सबसे पहले पूछा है, पहले करेगा, तो उसमें हो जाएगा आत्मसात। क्लियर है सभी का? आगे बढ़े हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी बालकों के लिए अधिगम की प्रक्रिया नहीं है? नेगेटिव पूछा है साथियों कि इनमें से कौन सी अधिगम की प्रक्रिया नहीं है बालकों के लिए? प्रतिबिंबन है, तर्क है, परिपक्वता है, या फिर कल्पना है? कौन सी है साथियों? इनमें से कौन सी बालकों के लिए अधिगम की यानी कि सीखने की प्रक्रिया नहीं है? बताइए साथियों, कौन सी नहीं है इनमें? इन्हें प्रतिबिंबन भी है, तर्क वितर्क के माध्यम से भी बच्चा सीखता है, कल्पना इमेजिनेशन के माध्यम से भी बच्चे सीखते हैं। परिपक्वता नहीं है साथियों। परिपक्वता क्या होती है? परिपक्वता होती है हमारे शारीरिक पक्ष के अंदर यानी कि वृद्धि के अंदर देखी जाने वाली एक प्रक्रिया होती है। परिपक्वता तक ही हमारा जो शारीरिक जो विकास होता है, उसके बाद जैसे हम परिपक्व हो जाते हैं हमारा शारीरिक विकास रुक जाता है। तो इसमें आपका सभी का ऑप्शन 3rd नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या है देखिएगा, निम्नलिखित में से सीखने की प्रक्रिया में शामिल है? सीखने की प्रक्रिया में क्या शामिल है?
क्या शारीरिक शामिल है, क्या मनोवैज्ञानिक शामिल है, क्या पर्यावरणीय शामिल है, या फिर उपयुक्त सभी शामिल है। साथियों अधिगम का जो चैप्टर है, लेसन है, वह अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है। तो अधिगम हर इंसान कहीं भी किसी भी जगह और किसी भी माध्यम से, किसी के भी माध्यम से किया जा सकता है, चाहे वो शारीरिक माध्यम से हो, चाहे वो मनोवैज्ञानिक माध्यम हो, चाहे वो पर्यावरणीय माध्यम हो। तो आप सभी का आंसर क्या होगा इसमें? उपयुक्त सभी। 4 ऑप्शन आप सभी का हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए और आप सभी उत्तर दीजिए। पढ़ते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, छात्रों में सीखने की योग्यता निर्भर करती है। क्या पूछा जा रहा है? प्रश्न में पूछा जा रहा है कि छात्रों में सीखने की जो योग्यता निर्भर करती है, थर्ड ग्रेड के अंदर ही पूछा गया शानदार प्रश्न है। क्या सामाजिकता पर निर्भर करती है, क्या परिवार पर निर्भर करती है, क्या संस्कृति पर निर्भर करती है, या फिर व्यक्तिगत भिन्नता पर निर्भर करती है? छात्रों में सीखने की योग्यता, एक क्लासरूम मानिए या फिर स्कूल के अंदर मानिए, अनेक प्रकार के बच्चे आते हैं, तो हम क्या उन बच्चों को एक ही पाठ्यक्रम पढ़ाएंगे? जी नहीं। नई शिक्षा नीति भी यही कहती है कि सभी बच्चों को एक ही पाठ्यक्रम का अध्ययन नहीं करवाना है। सॉरी, बच्चों की रुचि के अनुसार, हर बच्चों की इंडिविजुअल डिफरेंस के अनुसार ही हमें क्या करना है? शिक्षण पद्धति अपनानी है। कौन कहता है साथियों? ये नई शिक्षा नीति कहती है। तो इसी के अनुसार हमें इस प्रश्न का आंसर देना है। छात्रों में सीखने की योग्यता निर्भर करती है। आप सभी का आंसर निकल के आ चुका है, व्यक्तिगत भिन्नता। व्यक्तिगत भिन्नता, हर बच्चे की व्यक्तिगत भिन्नता के अनुसार ही बच्चों को क्या करना है? सिखाना है। क्लियर हो चुका आप सभी को? बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी विधि करके सीखने पर आधारित है, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग पर आधारित है? क्या प्रायोजना विधि है, डाल्टन विधि है, समस्या समाधान विधि है, या इनमें से कोई नहीं है? वही थर्ड ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है। साथियों आप सभी का आंसर क्या होगा कि करके सीखने पर आधारित कौन सी विधि है? जी हाँ साथियों, सभी का एक ही आंसर है कि प्रायोजना विधि। इस विधि के अंदर बच्चा खुद प्रैक्टिकल कर करके ही सीखता है। क्लियर हो गया सभी को? प्रायोजना विधि फर्स्ट ऑप्शन आप सभी का इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? देखिए, सीखना विकास की प्रक्रिया है। सीखना किसकी प्रक्रिया है? विकास की प्रक्रिया है। लर्निंग इज प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। कथन किसके द्वारा दिया गया है? बताइए साथियों। ये भी हमारी 2 एग्जामों के अंदर पूछ लिया, 2 क्या 4 एग्जामों में पूछ लिया। देखिए आगा आप 4 एग्जाम पूछ लिया है प्रश्न भी। वुडवर्थ के द्वारा, सिम्पसन के द्वारा, योकम के द्वारा, या फिर डॉक्टर मेकी के द्वारा। सीखना विकास की प्रक्रिया है। किसने कहा है ये साथियों? किसके द्वारा कहा गया है कि सीखना एक विकास की प्रक्रिया है? सीखना विकास की प्रक्रिया है। किसके द्वारा बताया गया है? वुडवर्थ के द्वारा। किसके द्वारा? वुडवर्थ के द्वारा। क्लियर? अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अधिगम की विशेषताएं नहीं है? नहीं बताना है। 4 ऑप्शनों में से 3 तो पॉजिटिव है, 1 नेगेटिव है। देखते हैं, यह भी पूछा गया प्रश्न है साथियों, कौन सी अधिगम की विशेषता नहीं है? देखिए, अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है। जी हाँ। अधिगम समायोजन में सहायक है। जी हाँ। अधिगम क्रियाशीलता एवं वातावरण की उपज है। जी हाँ। अधिगम एक उत्पाद है, प्रक्रिया नहीं। ये गलत हो गया साथियों। अधिगम एक प्रक्रिया है। अधिगम एक प्रक्रिया है, उत्पाद नहीं है साथियों। 4th ऑप्शन आप सभी का इसमें राइट हो जाएगा कि सीखना एक प्रक्रिया है, अधिगम तो एक प्रोसेस है। लर्निंग इज ए प्रोसेस। लर्निंग तो एक प्रक्रिया है, इसी के माध्यम से हम क्या करते हैं? सभी चीज़ों को सीख पाते हैं। तो 4 ऑप्शन आपका हो जाएगा, यानी कि 4 ऑप्शन नेगेटिव है और ऊपर के 3 ऑप्शन पॉजिटिव है। क्लियर? आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की यानी कि सीखने की विशेषता है? सीखने की विशेषताएं कौन कौन सी है बताइएगा। क्या लक्ष्य निर्दिष्ट होना चाहिए? आप जो भी सीखते हैं, तैयारी करते हैं, यानी कि आप तैयारी कर रहे हैं रिट की, पात्रता परीक्षा की, तो आपका लक्ष्य तो जरूर है कि हमें रिट का एग्जाम पास करना है, बिल्कुल है ना? तो लक्ष्य निर्दिष्ट होना चाहिए, ये विशेषता है। जीवन पर्यंत प्रक्रिया, जी हाँ साथियों, हम जो भी चीज़ें सीखते जाते हैं तो जीवन पर्यंत अधिगम की जो प्रोसेस होती है साथियों, जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रोसेस होती है। यानी कि जैसे विकास की प्रक्रिया होती थी ना, वैसे ही अधिगम की भी प्रोसेस यही होती है, जीवन पर्यंत प्रक्रिया होती है। ठीक है, बिल्कुल यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है साथियों, यह भी सार्वभौमिक प्रक्रिया ही है। उपयुक्त विशेषताओं का उपयोग करते हुए कौन सा सही विकल्प है? सही विकल्प का आंसर देना है। केवल 1 है, केवल 3 और 2 है, केवल 1 और 2 है, या 1 2 3 है? बताइए साथियों कौन सा है? इसमें आप सभी का आंसर है 4, यानी कि 1
2 और 3, तीनों के तीनों ऑप्शन ही कैसे है, बिल्कुल राइट हैं, सही हैं। अगला प्रश्न है, देखिएगा साथियों, निम्नलिखित में से सीखने की कौन सी विशेषता नहीं पूछा है, नहीं है पूछा है, देखिएगा नहीं है, बताना है। सीखना एक जीवनपर्यंत प्रक्रिया, बिल्कुल है, बिल्कुल राइट है। सीखना लक्ष्य प्राप्ति में मदद करता है, जी हाँ। सीखना हमारा जो भी टारगेट है, रिट पास करना है, तो मदद, चीज़ों को हम पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो हम लक्ष्य प्राप्त करेंगे, तो वो हमें लक्ष्य प्राप्ति में मदद करेगा, नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। सीखना केवल औपचारिक है, केवल औपचारिक है, केवल शब्द आते ही हमारा ये ऑप्शन यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिल चुका है। सीखना अभिप्रेरणा व परिपक्वता पर निर्भर होता है, जी हाँ। तो साथियों, आप सभी का इसमें नेगेटिव पूछा है, तो नेगेटिव आंसर आपका इसमें मिल चुका है कि सीखना केवल औपचारिक है, जी नहीं। सीखना औपचारिक के साथ कैसा होगा, अनौपचारिक भी होगा। कैसा होगा साथियों, अनौपचारिक प्रक्रिया भी होता है। यानी कि मैं कहूँ, अगर आपसे पूछ लिया जाए विद्यार्थी को या बालक बालिकाओं को अगर स्कूल के वातावरण में ही अगर पढ़ाया जाए और सिखाया जाए तो कौन सी प्रक्रिया है, औपचारिक है या अनौपचारिक है? जी हाँ, आप सभी का आंसर होगा कि वह तो एक औपचारिक प्रक्रिया है। अगर मैं पूछूं कि साथियों मुझे ये बताएं आप कि बालक बालिकाओं को समाज के अंदर, इन्वायरमेंट के अंदर, आस पड़ोस के अंदर, रिश्तेदार जो भी जहाँ कहीं से भी बालक बालिकाएं सीखे, तो क्या वह औपचारिक प्रक्रिया है, अनौपचारिक प्रक्रिया है? आप सभी का आंसर इसके अंदर निकल कर आने वाला है, वह एक अनौपचारिक प्रक्रिया है। अनौपचारिक प्रक्रिया के अंदर बालक बालिका कहीं भी सीख सकता है, लेकिन औपचारिक के अंदर स्कूल के वातावरण में ही बालक बालिका सीखेगा। आप सभी का आंसर इसमें थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, देखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है साथियों, सीखने की प्रक्रिया का क्रम क्या है? हमें पूछा गया है इसके अंदर सीखने की प्रक्रिया का क्रम, अधिगम की प्रक्रिया का क्रम पूछा गया है। तो इसमें हमारे सामने 5 ऑप्शन हैं, 5 ऑप्शनों में से हमें क्रम सेट करना है, बताइएगा। सबसे पहले बाधा, अभिप्रेरक, लक्ष्य, सफल प्रयत्न, विभिन्न अनुक्रियाएं। तो सीखने के लिए हमें सबसे पहले क्या अपनाना पड़ेगा? सीखने के लिए यानी कि आप तैयारी करने के लिए यहाँ पर आए हैं, तैयारी आप सभी कर रहे हैं, तो आपका कोई ना कोई लक्ष्य तो जरूर है, तभी तो आप तैयारी कर रहे हैं। तो आप मोटिवेशन होकर आप आए हैं, अभिप्रेरणा के माध्यम से आप तैयारी कर रहे हैं। तो पहला कारक हमारा हो जाएगा अभिप्रेरक। जी हाँ साथियों, अभिप्रेरक फर्स्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ 3। अभिप्रेरक, जब हम तैयारी कर रहे होते हैं तो मार्ग में क्या आती है साथियों? अनेक प्रकार की बाधाएं भी आती है और विभिन्न प्रकार की अनुक्रियाएं भी हम करते हैं। जब आप तैयारी करने के लिए शुरू करते हैं तो आप ये देखेंगे, क्या पढ़ूं, कौन सा पढ़ूं, कहाँ से पढ़ूं, कैसे पढ़ूं। अनेक प्रकार की अनुक्रियाएं आपके दिमाग में विभिन्नताएं पैदा कर रही है। तो विभिन्न प्रकार की अनुक्रियाएं आपके दिमाग में यहाँ पर आ रही है। तो हम 5 नंबर की अपन पहले लेते हैं। अब अनुक्रियाएं भी अपना ली। अब अनुक्रियाएं अपना ली तो आपके सामने बहुत सारी बाधाएं आ गई, यार कि कौन सी कोचिंग से पढ़ूं, कैसे पढ़ूं, कहाँ पढ़ूं। तो यहाँ पर आ चुकी है आपके सामने बाधा। अब बाधा आपके सामने आ गई और बाधा को आपने अगर पार कर लिया है, यानी कि बाधा को आपने पार कर लिया है, तो आप सफल प्रयत्न यहाँ पर हो चुके हैं। सफल प्रयत्न आप यहाँ पर हो चुके हैं और आप अपने लक्ष्य को लास्ट में प्राप्त कर चुके हैं। हमारा अंतिम उद्देश्य क्या है, आप मुझे बताइएगा। हमारा अंतिम उद्देश्य क्या है? लक्ष्य प्राप्त करना है, यानी कि टीचर बनना, अध्यापक बनना, अध्यापिका बनना ही तो हमारा अंतिम उद्देश्य है। तो आप मैच कर लीजिए, इसके अंदर से ये जो क्रम बैठेगा इनमें से वही आपका आंसर माना जाएगा। 3 5 1 4 2, 3 5 4 2, 3 5 1 4 2, यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारा राइट इसमें हो जाएगा। ठीक है साथियों, क्लियर हो गया होगा आप सभी का। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या कह रहा है देखिएगा। अर्थपूर्ण शाब्दिक अर्थ, यानी कि अर्थपूर्ण शाब्दिक अर्थ, द मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग किसके द्वारा समझाया गया है? ये पूछा गया फर्स्ट ग्रेड मैथ पेपर में कि अर्थपूर्ण शाब्दिक जो अर्थ है वो किसके द्वारा बताया गया? रॉबर्ट गेने के द्वारा, जेरोम ब्रूनर के द्वारा, जीन पियाजे के द्वारा या फिर डेविड आशुबेल के द्वारा? आप सभी का आंसर इसमें क्या होने वाला है कि मीनिंगफुल अर्थ यानी कि अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम किसके द्वारा बताया गया है? ये है साथियों डेविड आशुबेल के द्वारा। यह भी एक साइकोलॉजिस्ट है। मीनिंगफुल यानी कि शाब्दिक अर्थ अधिगम की बात इन्होंने की है। हमारा अगला प्रश्न क्या है साथियों, अधिगम यानी कि लर्निंग के लिए क्या आवश्यक है, सीखने के लिए क्या आवश्यक है? बताइएगा। स्व अनुभव यानी कि सेल्फ एक्सपीरियंस
सीखने के लिए आवश्यक है या नहीं है? जी हाँ, जितना हम बाहरी वातावरण से सीखते हैं यानी कि उससे बेहतर हम सेल्फ एक्सपीरियंस से ही सीखते हैं साथियों। खुद का जो अनुभव होता है साथियों वो बाहर के कई अनुभवों से बेहतर होता है। कौन सा? खुद का अनुभव। सेल्फ एक्सपीरियंस इज द बेटर। स्वचिंतन यानी कि सेल्फ थिंकिंग, स्वय क्रिया यानी कि सेल्फ एक्टिविटी या फिर उपयुक्त सभी। बहुत ही शानदार प्रश्न साथियों, यानी कि तीनों की तीनों ही क्रियाएं जो अधिगम के लिए बहुत ही बेस्ट है। तो आप सभी का आंसर क्या हो जाएगा इसमें? 4 ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि अधिगम के लिए स्व अनुभव भी जरूरी है, स्व चिंतन भी बेहद जरूरी है और स्व क्रिया भी बहुत जरूरी है। तीनों ऑप्शन बिल्कुल राइट है। 4 ऑप्शन आप सभी का इसमें हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। अच्छा अधिगम निर्भर करता है, यानी कि अच्छा अधिगम यानी कि अच्छा सीखना निर्भर करता है। किस पर करता है? क्या शिक्षक पर करता है? क्या छात्रों की सक्रिय रुचि पर करेगा? या उपयुक्त शिक्षण विधियों एवं सहायक सामग्री के सहयोग पर करेगा? या फिर उपयुक्त सभी, इनमें से सभी पर करेगा? अच्छा अधिगम साथियों, सबसे बढ़िया अधिगम कब करेगा? एक शिक्षक पर भी करता है नहीं करता है, और छात्र जितनी बढ़िया रुचि लेंगे, एक्टिव होकर सीखेंगे तो उन पर भी करेगा। और जो भी शिक्षण विधियां हम यूज करवा रहे हैं, सहायक सामग्री का हम उपयोग करवा रहे हैं, तब भी बालक अच्छे से सीखेगा, पूरा मन लगाकर सीखेगा। तो इसमें शायद मुझे लगता है कि तीनों के तीनों प्रश्न बिल्कुल ऑप्शन बिल्कुल राइट है और आप सभी का इसमें आंसर हो रहा है उपयुक्त सभी पर। 4 ऑप्शन राइट सभी का हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं साथियों। प्रश्न देखिए, करके सीखना ही अर्थपूर्ण अधिगम है, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग ही मीनिंगफुल लर्निंग है। देखिए, करके सीखना ही अर्थपूर्ण लर्निंग है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? यह कथन किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है? बता दीजिए साथियों, बता दीजिए कि ये प्रश्न पूछा हुआ है फर्स्ट ग्रेड वाले पेपर में कि करके सीखना ही अर्थपूर्ण अधिगम है। जॉन डीवी के द्वारा, ब्रूनर के द्वारा, वॉटसन के द्वारा या फिर थॉर्नडाइक के द्वारा? किसके द्वारा दिया गया है कि करके सीखना ही क्या है? अर्थपूर्ण अधिगम है। यह है जॉन डीवी। कौन है? जॉन डीवी। जॉन डीवी कहते हैं कि बच्चे जितने एक्टिव होकर सीखेंगे, जितना प्रैक्टिकल करके सीखेंगे, खुद से करके सीखेंगे, सेल्फ एक्सपीरियंस, सेल्फ थिंकिंग, जो भी हमने बात की थी जस्ट पहले वाले प्रश्न के अंदर, और सेल्फ एक्सपीरियंस, सेल्फ इंटरेस्ट, किसके अनुसार? जॉन डीवी के अनुसार सीखना ही सबसे बेहतर प्रक्रिया है, करके सीखना ही अर्थपूर्ण अधिगम है। किसके अनुसार? जॉन डीवी के अनुसार। बस इतना सा याद रख लीजिए, आप क्लियर हो जाएगा। तो साथियों, लास्ट प्रश्न आज का हमारा देख लेते हैं कि अधिगम के 2 प्रकार कौन से हैं? अधिगम के 2 प्रकार कौन से हैं? आगमन और निगमन, नकारात्मक और सकारात्मक, शिक्षक एवं विद्यार्थी, बनावटी एवं वास्तविक। साथियों, अधिगम के 2 प्रकार हैं। कौन कौन से प्रकार हैं? अधिगम के 2 प्रकार बताए हैं, आगमन और निगमन। कौन से हैं? सभी का फर्स्ट ऑप्शन इसमें राइट हो रहा है कि अधिगम के 2 प्रकार, आगमन और निगमन। आगमन की कहानी क्या है? आगमन की यह कहानी है कि आगमन विधि के अंदर, मान लीजिए आगमन विधि के अंदर विशिष्ट से सामान्य की ओर बच्चों को ले जाया जाता है। ले जाया जाता है, नहीं ले जाता है? बिल्कुल। विशिष्ट क्रियाएं बच्चों की करवाई जाती है, यानी कि उदाहरण बच्चों को अनेक प्रकार के उदाहरण दिए जाते हैं आगमन विधि के अंदर। फिर आगमन उदाहरण के माध्यम से नियम की ओर ले जाया जाता है। कौन सी विधि के अंदर? इसमें आगमन विधि के अंदर। लेकिन आपको अगर पूछ लिया जाए निगमन विधि, साथियों निगमन विधि के अंदर कौन सा मेथड काम करेगा? इसमें करेगा सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं की ओर बच्चों को पढ़ाया जाता है। पहले बच्चों को सामान्य क्रियाएं करवाई जाएगी, यानी कि सरल से जटिल की ओर क्रियाएं इसमें करवाई जाएगी। सामान्य से विशिष्ट क्रियाएं पूछ लिया जाए, निगमन विधि काम कर जाएगी। और हमें पता है कि नियम से अगर उदाहरण की बात की जाए, नियम से उदाहरण की बात की जाए तो भी निगमन विधि ही काम करेगी। क्लियर हो गया सभी साथियों का? आगमन और निगमन जो कि अधिगम की क्या प्रकार हैं? 2 प्रकार हैं। ठीक है साथियों, फर्स्ट ऑप्शन आप सभी का इसमें राइट हो जाएगा। और साथियों, आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में करते हैं बात। आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास में देखते हैं, लंबा हो जाएगा फिर सेशन। ठीक है साथियों, अधिगम को लेकर आज हमने आपके सामने फर्स्ट क्लास की बात की। अधिगम की अर्थ, अधिगम की प्रकार और अधिगम से कौन कौन से सीखने के कारक होते हैं, प्रभावित करने वाले कारक होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने आज की क्लास में देखी। और आप सभी अच्छे से देखिए क्लास को शेयर करिए और अपना जो चैनल है साइकोलॉजी कैंपस, इसको आप सभी सब्सक्राइब करें और अपने साथियों तक भेजें ताकि सभी साथी अपने चैनल से जुड़ सकें। तो ठीक है साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में। सभी को धन्यवाद, थैंक यू।